सिंधिया की और बिग होगी इमेज, सेंटर में पावर से बढ़ेगा क्रेज, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार जल्द, रेल मंत्रालय मिलने की अटकल। सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आए तो बीजेपी में बदलाव भी दिखे। सिंधिया समर्थक को बीजेपी कार्यकारिणी में जगह मिली। कयास ये भी लगे कि सीएम से मुलाकात कर निगम मंडलों में नियुक्तियों पर बात भी हुई है। इन सब के बीच दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी गरमाई। सिंधिया को मंत्रिमंडल में कोई अहम विभाग देने की चर्चा जोर पकड़ने लगी, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी रेल जैसे भारी भरकम महकमे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो शायद लंबे समय से अपने पुनर्वास की बाट जो रहे सिंधिया को भी ये अपेक्षा हो। देखिए, मैं अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण समझता नहीं हूँ। व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता है और होना चाहिए जितना व्यक्ति लोगों के दिल के गहराइयों में उतर पाए। राजनीति में मुझे अवसर प्रदान किया है मेरी क्षेत्र की जनता ने। 17 साल मुझे सेवा का एक मौका दिया है सांसद के रूप में। आज नरेंद्र मोदी जी ने और नड्डा साहब ने राज्यसभा में मुझे एक मौका दिया है। एक तरीके से उस वाहन का इस्तेमाल करना लोगों की सेवा करने के लिए, ये हम लोगों का दायित्व होना चाहिए। लेकिन जानकार सिंधिया की मुलाकातों पर विश्लेषण कर बता रहे हैं कि शायद वो पावर और इमेज को और बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो जयभान सिंह पवैया से मुलाकात हो या फिर बुंदेलखंड के 2 बड़े नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र से मुलाकात करना हो, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी में किसी गुट विशेष के नेता बनकर भी नहीं रहना चाहते। वो सर्वस्पर्शीय नेता के तौर पर ही राजनीति करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि उनकी दादी किसी गुटबाजी में नहीं होती थी। उनके लिए मालवा, बुंदेलखंड या ग्वालियर चंबल रीजन कोई भी हो, तो वो सारे क्षेत्र समान तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। सिंधिया के बीजेपी में आए करीब 15 महीने हो चुके हैं। वो अपने काम से मनमोहन कैबिनेट में एक्टिव मंत्री की छवि बना चुके हैं। खबरें हैं कि बीजेपी का फोकस अब पार्टी में यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ाने पर है। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उड़ीसा के वैजयंत पांडा समेत कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके संकेत एमपी से लेकर दिल्ली तक मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय सत्ता में राज्य का दबदबा और बढ़ जाएगा। सिंधिया भी पावर सेंटर बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सेंटर में सिंधिया। सेंटर में सिंधिया हमेशा रहे। उनकी राजनीति की शुरुआत ही सेंटर से हुई और इस सेंटर का मतलब केंद्र से है। और यही वजह है कि हमेशा ये माना भी गया कि वो अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की तरह केंद्र की राजनीति में ज़्यादा कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं और ये भी महसूस करते हैं कि ये वो खींचतान से मुक्त जगह है। क्योंकि अगर आप राज्य की राजनीति में होते हैं तो मुख्यमंत्री पद की होड़ में स्वाभाविक रूप से शामिल मान लिए जाते हैं और आपकी इच्छा भी होती है। और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के लिए भी ये कहा गया कि इच्छा तो उनकी भी रही, लेकिन उन्होंने महसूस किया, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की राजनीति में एक से बढ़कर एक दिग्गज थे। अर्जुन सिंह जी थे, मोतीलाल वोरा जी थे, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में बड़ा कठिन हो जाता था। और इसी से शायद आजिज़ आकर माधवराव सिंधिया जी ने तय किया कि वो केंद्र की राजनीति में ही अपनी भूमिका को देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कभी ये अपनी इच्छा नहीं छिपाई कि वो मध्य प्रदेश में खासतौर से 2018 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जो भी परिस्थितियां रहीं वो सब इतिहास है। और अब ये कहानी है कि बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह की रायशुमारी बीते करीब 15-20 दिनों से जारी है, उसके बाद समझा जाता है कि इसी महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में 20 जून के बाद कभी भी ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उसमें सिंधिया जी एक अच्छी खासी भूमिका में विभाग के साथ नज़र आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक समीकरण बदलेगा राज्य का। उनके प्रशंसकों के लिए भी, बीजेपी में जो उनके समर्थक माने जाने वाले मंत्री हैं वो भी, और तमाम लोगों के लिए। और सिंधिया इस तरह से एक और इस बार जब वो
भोपाल आए थे तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक एनर्जी से भरी थी, यानी मैसेज जिनको जिनको होना है उनको हो चुका है। और यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि सिंधिया अब सेंटर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट ग्वालियर से। जेपी धनोपिया साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं वो, और कांग्रेस की राजनीति के कई मोड़ों को बहुत नज़दीक से देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। और कोई पुस्तक लिखते तो बड़ी दिलचस्प किताब होती वो, कहाँ कहाँ से हम गुजर चुके। उनका बहुत स्वागत है। मोहन सिंह राठौर जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, वो भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, पहली टिप्पणी तो सिंधिया जी अब सेंटर में, किस तरह देखते हैं आप इस टिप्पणी को? जी देखिए शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सिंधिया जी अब सेंटर में, और ये संभावना प्रबल है कि वो सेंटर की राजनीति में है ही, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट रोल में आएंगे। क्योंकि जब सिंधिया जी मध्य प्रदेश से 2018 में मुख्यमंत्री की दौड़ में पीछे गए, पीसीसी चीफ की दौड़ में पीछे गए, फिर राज्यसभा टिकट की दौड़ में पीछे गए, यही एक बड़ा कारण बना जिसके कारण उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ी। ये सत्य बात है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से एक नया पावर सेंटर, एक नया पावर एक ऐसे व्यक्ति को मिलेगा तो मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से एक बड़ा गेन होगा और लोगों को यहाँ खुशी होगी कि हाँ, हमारे लिए एक मंत्रालय और मिला। लेकिन इससे एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन भाजपा के अंदर एक पावर सेंटर नया डेवलप होने से कुछ खिंचाखिंची जरूर होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस रीजन से आते हैं उस रीजन से एक कद्दावर भाजपा के नेता, जो लगभग दूसरे टेन्यूर में यूनियन मिनिस्टर है और आज की डेट में मध्य प्रदेश की वो हस्ती है जो सेंट्रल की राजनीति में बीजेपी में लगभग टॉप 5 लीडर्स में माने जाते हैं। दोनों ही एक क्षेत्र से होने से कहीं ना कहीं दोनों के फॉलोअर्स के बीच में एक टकराहट की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में मध्य प्रदेश का ग्वालियर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर ही केवल भाजपा में कहीं ना कहीं एक बिगुल के स्वर बजते दिखाई दिए हैं, विरोध के स्वर दिखते दिखाई दिए हैं। अब चूंकि क्या है कि मध्य प्रदेश भाजपा का जो सेंटर है, ओरिजिन सेंटर है, वो ग्वालियर है, तो ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दो बड़े लीडर ओवर से बीजेपी के अंदर दिख रहे हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री में होंगे। तो ये दोनों फायदे हैं, इससे पब्लिक को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिलेगा। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा तो हमेशा होती ही है, और कौन कह सकता है कि बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में एक अनुशासनबद्ध प्रतिस्पर्धा है, अनुशासनबद्ध इस तरह से कि यहाँ मुस्कुरा कर ये कहा जाता है और कहा जाता रहेगा कि हमारे नेता ये हैं और यही रहेंगे, यही थे, यही हैं, यही रहेंगे। लेकिन मन में जो भाव है उसका प्रगटीकरण नहीं होता कांग्रेस की तरह, लेकिन प्रतिस्पर्धा रहेगी। और ग्वालियर में ये प्रतिस्पर्धा हम देख रहे हैं कि लगातार खबरें आ रही हैं, जैसा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा, ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये कभी सोशल मीडिया पर नज़र आती है, कभी पोस्टर्स पर नज़र आती है, और ये आगे और भी परवान चढ़ेगी, चढ़ना भी चाहिए। सब कुछ मनुष्यों की पार्टी है बीजेपी। ये खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा कहते थे, हम देवताओं की पार्टी नहीं है कि जहाँ सब कुछ सुस्थापित होगा, हम भी मनुष्यों की पार्टी है। क्या कहेंगे राठौर साहब? सिंधिया जी अब सेंटर में होंगे तो जाहिर तौर पर ग्वालियर चंबल की राजनीति भी सेंटर में आएगी, और वहाँ पहले से ही एक कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं ही, तो अब डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन डबल स्ट्रेंथ के साथ प्रतिस्पर्धा भी होगी, तो होनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से किसको परेशानी होगी? जी राठौर साहब। सर जी। आदरणीय द्विवेदी जी, मैं देख रहा हूँ श्रीमंत सिंधिया स्वर्गीय महाराज के बाद जब राजनीति में आए तो उस वक्त पहली दफा केंद्र से ही उन्होंने राजनीति शुरू की। तो श्रीमंत सिंधिया केंद्र में तो तब भी थे, केंद्र में आज भी हैं, पहले लोकसभा के माध्यम से, आज राज्यसभा के माध्यम से हैं। तो इसलिए कोई विशेष बात मैं इसको नहीं मानता। जहाँ तक पद का और मंत्री और इन सब का आप जो बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और विचारों से ओतप्रोत एक ऐसा बहुत बड़ा समूह है जो व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार उसको दायित्व सौंपता है। और मुझे लगता है जब
किसी को पद दें तब अलग बात है, लेकिन जब दायित्व मिलता है तो जिस व्यक्ति को भी जो दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन जनहित में और आम आदमी को उस बेहतरी के लिए और इस हिंदुस्तान, इस भारत की अखंडता के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है उस पर कार्य करेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं इससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और किसी प्रकार से कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता के बीच में बहुत अच्छा माहौल है। हम पिछले कई महीनों से बल्कि 1.5 साल से देख रहे हैं कि सबके अंदर जो आपसी प्रेम भाव जो दिखता है वो अन्य पार्टियों से बहुत अलग है। तो इसलिए आप समझिए, चाहे कोई भी दायित्व सिंधिया जी को मिले उसके बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि इस भारतवर्ष की राजनीति में जिसको जो दायित्व मिलेगा उसको आगे लेते हुए और बहुत अच्छा काम भविष्य में होगा, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं समझता। प्रेम भाव से इनकार नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति में प्रेम भाव नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है या कांग्रेस में नहीं है, प्रेम भाव तो रहता ही है। लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ा भाव अनुशासन भाव है। अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को जिसने पार किया उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बीजेपी में ये अनुशासन भाव जो है यही प्रेम भाव का भी कारण बनता है, यही समभाव का भी कारण बनता है और यही सबको साथ लेकर चलने का कारण भी बनता है। धनोपिया जी की पार्टी में खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहाँ पर खुलकर अभी धनोपिया जी का भी मन हो जाए तो ये भी स्वतंत्र हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने बंसल न्यूज़ चैनल में जाकर अचानक से क्यों गियर बदल लिया था। बहरहाल मैं उनको उकसा नहीं रहा हूँ और ना मेरे उकसाने से वो कुछ ऐसी टीका टिप्पणी कर बैठेंगे, लेकिन उनकी पार्टी का मसला अब नहीं है। कभी सिंधिया जी उनकी पार्टी का एक अहम मसला हुआ करते थे, अब नहीं है, राजनीति के रंग है। आप किस तरह देखते हैं अब सिंधिया जी फिर सेंटर में? अब तक आप लोग भी ये कहते रहे कि देखिए साहब, हमारी पार्टी से गए तो जैसा मान सम्मान अपेक्षित था नहीं मिला, लेकिन अब वो सब कुछ सिंधिया जी को मिलने जा रहा है और ऑल सेट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण दायित्व उनका होगा। शरद जी, ये बात सही है कि मीडिया के माध्यम से समाचार सुनने में आ रहे हैं कि बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पुनर्गठन होगा, सिंधिया जी को जिम्मेदारी मिल सकती है। मिलना भी चाहिए। सिंधिया जी ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी में नहीं है तो वो योग्य नहीं है, योग्य व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। सवाल ये परिस्थिति जन होता है, सारी चीजों का अपना होता है। आखिर उन्होंने इतना बड़ा काम मध्य प्रदेश में करके दिया था तो उसका इनाम मिलने में बहुत देरी हो गई उनको। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वोटों के माध्यम से नहीं बनी थी, किसी और वजह से बनी थी, उसको बनाने की भूमिका आदरणीय सिंधिया जी की रही। सिंधिया जी को तो इनाम पहले मिलना चाहिए था, लेकिन इतना लेट कर दिया। कोई बात नहीं, दे, अच्छा है, देना चाहिए, खुशी की बात है। लेकिन फर्क है, पहले जो हुआ था, आदरणीय आपने भी कहा और मोहन सिंह जी भी कहा कि कांग्रेस के टाइम पर भी उनको केंद्रीय सरकार बने थे, मंत्री बने थे, आज भी मंत्री बनने की संभावना है। तो दोनों में बड़ा अंतर है एक्चुअली में। उस समय आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी की विशेष कृपा रही थी, क्योंकि वो अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर थी। आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत बड़े नेता थे, और उनके अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनकी जगह पर उनके पुत्र को मौका मिला और उनको स्थान दिया गया। आज दुर्घटना दूसरी तरह की हुई है, अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विशेष कृपा हो जाएगी, तो कृपा के माध्यम से ही फिलहाल उनका मामला है। इंडिपेंडेंट तो वो होंगे, अभी तो इंडिपेंडेंट होने वाली स्थिति नहीं आ रही है। और जो अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा था कि ग्वालियर में क्या होगा, ये बाकी में सोचने का विचारने का विषय तो है, क्योंकि मामला तो बिगड़ेगा ही। निश्चित रूप से 2 सप्ताह के जब केंद्र अलग अलग बन के एक साथ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए सिंधिया जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मेरी जो व्यक्तिगत स्थिति ये है कि जिन्होंने बेच दिया अपना ईमान, मैं नहीं कर सकता उनका गुणगान, इसलिए मैं अपनी बात यही कहता हूँ कि शुभकामनाएं, वो बने, खूब बने, बढ़ते रहे। आपने कृपा की बात की तो अध्यात्म के क्षेत्र में ईश कृपा और राजनीतिक दलों में केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान की कृपा के बिना कोई आगे बढ़ा है क्या? इस चराचर जगत का सत्य यही है धनोपिया जी। पहले सोनिया जी की कृपा हुई, अब नरेंद्र मोदी जी की कृपा होगी। सोनिया जी ने अनुकंपा के तौर पर किया था, क्योंकि सिंधिया जी के साथ दुर्घटना हुई थी। नरेंद्र मोदी जी सौदे के तौर पर अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरी तो सदिच्छा और शुभकामनाएं हैं कि आप पर हो आला कमान की कृपा और राठौर साहब पर केंद्रीय नेतृत्व की कृपा। दोनों आप भी कृपा के प्रकाश में आप भी आनंदित हो। घेरे में नहीं दौड़ते हैं साहब, हम लोग जो है ना बहुत अलग घेरे में दौड़ते हैं, हम लोग की नजर में आते नहीं है, ऐसी हम लोगों की बात छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सत्यप्रकाश जी, सिंधिया जी का जो आपने एक डिस्क्राइब किया जिस तरह से ग्वालियर चंबल की राजनीति का, बिल्कुल उससे सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि वो
कुछ घटनाएं ये बताती भी हैं कि उस प्रतिस्पर्धा की शुरुआत खुलकर ना सही लेकिन वो हो चुकी है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की एक प्रतिस्पर्धा की, वो भी शुरू होगी, भले ही वो पर्दे के पीछे हो, क्योंकि सिंधिया जी एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ उम्र है, जिनके साथ चार्म है, जिनके साथ फैन फॉलोइंग भी है, वक्ता भी वो अच्छे हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने बीजेपी की रीति नीति को बहुत गहराई से समझकर फॉलो किया है और वो नहीं चाहते हैं कि वो अभी उसी शैली में आगे बढ़ें जैसे वो कांग्रेस में बढ़े हैं, लेकिन कभी ना कभी देर सवेर वो स्वरूप भी सामने आता ही है। आगे आप किस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका देखते हैं? देखिए शरद जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, वाकई आप बड़े पॉइंट पर जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे वो बहुत चार्मिंग लीडर हैं, एनर्जेटिक लीडर हैं और वो जहां भी रहते हैं आपने देखा होगा एक बड़े हुजूम के साथ, एक बड़े जलवे के साथ रहते हैं। मैंने जलवा शब्द यूज किया उनके लिए, वो जलवा उनका कभी होते दिखता नहीं। अब आज भाजपा में जब आए हैं तो वो उसी, जैसे आप केंद्र में देखें, कांग्रेस में जब केंद्र में होते थे तो सिंधिया जी टॉप 10 टीम में होते थे कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में टॉप 2 में टॉप 3 में होते थे। तो यहां पर भी उनका प्रयास तो ये रहेगा, जब वो जो लीडर इतनी ऊंचाई तक गया है तो उसने पार्टी अगर क्विट करके दूसरी पार्टी स्विच ओवर की है तो उस पार्टी में भी वो कहीं ना कहीं इस मुकाम पर जाएंगे। जैसा कि आपने देखा इस पिछले दौरे में वो हर लीडर से मिले। इसके पीछे क्या है? केवल वो अगर उन्होंने अपने लोगों को रिहेबिलिटेशन कराना होता तो वो अकेले सीएम से मिलके या पीसीसी चीफ से बीजेपी चीफ से मिलकर चले जाते, लेकिन उन्होंने सबसे मिलना मुनासिब समझा। वो चाहते हैं कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की बीजेपी में ऐसा सर्वमान्य नेता हो जाऊं जिसका कोई कभी भविष्य में विरोध ना करे। जैसा कि आपने कांग्रेस में उनको देखा हुआ, कांग्रेस में उनको राजनीतिक लोगों ने ये प्रयास किया कि वो ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति तक सीमित रहें और उन्होंने भी पीसीसी चीफ ना बन के, सीएम ना बन के वो पूरे प्रदेश में अपने आप को नहीं फैला पाए। जबकि भाजपा में वो चाहते हैं, जैसा कि देखा होगा आपने जयवंत सिंह पवैया के घर जाना, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिंधिया जी किस स्टाइल की राजनीति इस समय बीजेपी में कर रहे हैं। उन्होंने सब गिले शिकवों को भुलाकर अपने आप को सम्मान लीडर बनाने की तरफ वो ले जा रहे हैं शरद जी, और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले भविष्य में अपने आप को वैसे ही फिट कर लेंगे जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, शिवराज सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, या इसी लेवल के दूसरे लीडर थे। उसी श्रेणी में सिंधिया जी आज भी हैं, लेकिन भविष्य में वो भाजपा में बहुत ताकतवर मध्य प्रदेश में उभर सकते हैं। राजनीति का और ध्येय भी क्या है? राठौर साहब भी बैठे हैं, धनोपिया साहब भी बैठे हैं। जिस तरह से आप कहिए कि पत्रकारिता में आने का उद्देश्य क्या होता है व्यक्ति का, एक अच्छे पत्रकार के तौर पर उभरना। राठौर साहब का भी ध्येय होगा राजनीति में बाल सफ़ेद करने के पीछे क्या वजह होगी? कोई वजह तो होगी, जन सेवा, लेकिन जन सेवा के साथ जन सेवा का माध्यम तो कुछ मिले, यही धनोपिया साहब की इच्छा है। हालांकि एक बड़े प्रखर वकील हैं, वो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा है और मैं तो दोनों की इच्छाओं के लिए फिर शुभेच्छा हृदय से देता हूं। राठौर साहब, यही बड़ा प्रश्न है कि आगे जाकर सिंधिया जी की महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की राजनीति में हमेशा रही है, कांग्रेस की राजनीति में जब तक वो रहे, और बीजेपी की राजनीति में आए तो किसी ऐसे नेता की तरह नहीं आए जो चुपचाप आए, उदास होकर एक कोने में खड़े कर दिए गए कि चलिए आपको आना था, आपकी विवशता थी, आपका कंपल्शन था, खड़े हो जाइए यहाँ, अभी आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोने में चुपचाप खड़े रहिए, शांत रहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आए भी तो बहुत धूमधाम से आए, जितने सारे उनके साथ जो लोग आए सबका यथोचित, बल्कि मैं कहूँगा यथोचित से अधिक सम्मान हुआ, सारी प्रतिष्ठा हुई, तमाम चीज़ें। अभी भी हम सुन रहे हैं कि और जो बचे हैं नेता उनको भी यथोचित सम्मान मिलेगा। खुद सिंधिया जी जिस तरह से मिले हैं मध्य प्रदेश के नेताओं से, दिल्ली से शायद उनको मैसेज होगा कि जाइए, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, सब नेताओं से मिलजुल कर अच्छे से आइए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में सिंधिया जी की अहम भूमिका आने वाले समय में नजर आती। क्या कहेंगे जी? देखिए आदरणीय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं जी कि स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने जितने मंत्रालयों में काम किया, रेल मंत्रालय की जो चर्चा चल रही है उसी आधार पर मैं कहता हूं आपको कि उन्होंने जो माहौल पैदा किया उन विभागों में काम करने का,
और जिस तरह से उस मंत्रालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज भी लोग रेल विभाग को याद करते हैं, आज भी तमाम सारे विभागों को याद करते हैं। और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस के रिज्म में, कांग्रेस के शासनकाल में जो उन्हें दायित्व दिया, चाहे भले ही वो दूरसंचार का दिया हो, चाहे ऊर्जा मंत्रालय का दिया हो, जिस तरह से उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करके इस पूरे भारतवर्ष में अपनी छवि को आम जन तक पहुंचाया, तो निश्चित ही वे पॉजिटिव विचारधारा के साथ और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। उन्हें अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वे अगर किसी भी प्रकार से कोई दायित्व देते हैं तो निश्चित मानिए वे अपने उस कार्य को बहुत मेहनत और लगन से करेंगे। और उसके बाद, और वो ये काट छांट की राजनीति नहीं करते, और काट छांट की राजनीति करते होते तो कांग्रेस में शायद बाकी नेताओं की तरह उनका भी बहुत बेहतर स्थान होता है। और बहुत वर्षों तक काम करने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से कार्य किया जाता है वो शायद उसके लिए अपने आप को फिट नहीं पाते थे, क्योंकि वो हृदय से काम करने वाले व्यक्ति हैं, अपने ध्येय के लिए अपनी ऊर्जा के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। और कांग्रेस में ऊर्जा का जो उपयोग है वो एक दूसरे को काटने के लिए किया जाता है या निगेटिव बात के लिए किया जाता है। अभी जो माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने जो अभी धारा 377 की बात की, आप सोचिए इस हिंदुस्तान में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक भूचाल लाने का और एक नेगेटिव बात करने की जो आदत है वो बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं में है। उस सबसे अलग हटके श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस तरह से जितने नजदीक से मैंने उनको देखा है, उन्हें जो भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व का वो निर्वहन पूरे मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करेंगे। धनुपिया जी, सबसे बड़ी बीजेपी का जो मॉडल है वो सिंधिया जी से ही शुरू होता है देश में, मैं बात करूं तो, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता हैं अभी तक बीजेपी में आए किसी भी अपोजिशन पार्टी से, खासतौर से कांग्रेस से। और बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो कांग्रेस को डेंट करे, कांग्रेस की उस पीढ़ी के जरिए जो राहुल गांधी के साथ पनपी है और राहुल गांधी के साथ राजनीति का चेहरा रही है। यही वजह है कि जतिन प्रसाद अभी रिसेंटली उस कड़ी का हिस्सा है और निगाहें लगातार देवड़ा जी पर महाराष्ट्र में हैं और राजस्थान में पायलट साहब पर है। ये एक ऐसी चोट है जो कांग्रेस को एकाकीपन की तरफ भी ले जाती है। और यही वजह है जो सिंधिया जी और उनके प्रशंसक आशान्वित रहते हैं कि चूंकि वो बीजेपी के पायलट प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा रहे हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा बीजेपी में बहुत तरीके से होगी, सलीके से होगी। और आगे वो एक ऐसा प्रोजेक्ट भी होगा जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बताने के लिए भी प्रस्तुत होगा कि देखिए साहब, इनको लेकर आए, इनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान हमारी कुल परंपरा हो गई, आप भी चिंता मत करिए, आप भी पधारिए। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से सिंधिया जी को जो महत्व मिल रहा है, जो वरिष्ठता मिल रही है, जो उनका हिसाब किताब एडजस्टमेंट हो रहा है, वो बहुत बड़े कारण से हो रहा है। कारण आपके सामने, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में उंगलियों पर ही कहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार चुनी हुई गिरवा के और सरकार बनवा दी तो इनाम देना, सम्मान देना इनकी मजबूरी है। निश्चित रूप से इसलिए ये कहना कि सिंधिया जी में कोई बहुत बड़ी उपयोगिता थी, उपलब्धता थी, ऐसा नहीं है। जहां तक मोहन सिंह जी जो कुछ उनके बारे में बोल रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए। और मोहन सिंह जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी अगर बाकी सबको कुछ करना चाहते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि भाई जतिन प्रसाद की बात करें या जहां भी दूसरे नेता की बात करें, ये सब व्यावसायिकता में आ जाए। ये लोग सब युवा नेता हैं, अपनी अपनी राजनीति देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें साफ दिखती है, राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा यहाँ भविष्य नहीं है तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाता है कि उसे अपने भविष्य की चिंता होती है। भाई जतिन प्रसाद जी के साथ हुआ, क्योंकि जतिन प्रसाद जी भी 2 लोकसभा चुनाव, एक विधानसभा चुनाव हार गए। उनकी भाभी जी वहां पर एक वार्ड का सरपंच का चुनाव हार गई। उन्हें लगा कि भैया खत्म होने वाली स्थिति, वो चले गए। तो निश्चित से ये अपना भविष्य देखने के जो लोग जा रहे हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कितने लोग जाएंगे, आते रहेंगे, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको सम्मान दिलाते रहे। अब मोहन सिंह जी कांग्रेस के ग्रामीण गवादर के अध्यक्ष होते थे, अब उनको ले गए, वो अब कम से कम किसी निगम का अध्यक्ष बनवा दें तो मान जाएंगे भाई हाँ चलो सम्मान दिला दिया। वरना ऐसे पीछे घुमाते रहेंगे, लेते रहेंगे और खुद मंत्री बनते रहेंगे केंद्र में, तो इससे थोड़ी काम चलने वाला है। और अगर जल्दी जल्दी बन गए धनोपिया जी तो आप मानेंगे कि प्लान सक्सेसफुल है? बधाई देता हूँ, मोहन सिंह जी को व्यक्तिगत तौर में बहुत पसंद करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन जैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से स्थापित करना चाहिए, किसी निगम अध्यक्ष बनाना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको 30 सालों से तो मैं ही कतार में देख रहा हूँ। अगर मोहन जी का नंबर जल्दी आ जाता है तो मॉडल में कोई बुराई नहीं है धनोपिया जी? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि मोहन सिंह जी के लिए शुभकामनाएं मेरी। जी
जी, और बढ़िया शुभकामनाएं आपके लिए भी है, क्योंकि सुना तो हमने आपके लिए भी था कि प्रस्ताव आपके पास भी था। मुझे तो मिल गया जो मिलना था साहब, मैं तो चलिए, इस पर फिर कभी एक एपिसोड पे बात होगी। बहुत धन्यवाद धनोपिया जी, धन्यवाद राठौर साहब, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, नमस्कार।